हेलो दोस्तों, RO की इस टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। टेस्ट सीरीज में जो भी प्रश्न हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी सिलेक्टेड होते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। जो भी नए व्यूअर्स हैं, पहली बार क्लास को वॉच कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। सेशन आपको जरूर पसंद आने वाला है। चलिए क्लास को आरम्भ करते हैं। निम्नलिखित में भारत का 25वां राज्य कौन सा है जिसे 12वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संघ शासित राज्य बनाया गया और 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया? गोवा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर। तो राइट आंसर है ऑप्शन है गोवा राज्य। इसको जो है 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था और ये भारत का 25वां राज्य है। प्रश्न नंबर 2 है, वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार राज्य में इसको प्रारंभ किया गया था। प्रश्न नंबर 3 है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में यहाँ पर कुछ अखबार और समाचार पत्र दिए गए हैं और सूची सेकंड में इनसे संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं। समाचार दर्पण, समाचार दर्पण जैसी मार्समैन। तो ए का 4 आएगा, मिरात उल अखबार, राजा राम मोहन राय। तो बी का 1 है, केसरी बीजी तिलक। सी का 2 है, यंग इंडिया महात्मा गांधी। तो डी का 3 है। तो राइट होगा ऑप्शन डी विकल्प। तो डी यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 4 है, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाए गए शपथ कि वे केवल भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे। रिक्त स्थान फिल करना है। आंदोलन कहा गया, तो इसको आंदोलन कहा गया था स्वदेशी आंदोलन। सी विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 के संदर्भ में असत्य कथनों का चयन करें। इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। आपको कूट के माध्यम से असत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, केवल 2 है। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ था और इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, परंतु इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने नहीं की थी। इसकी अध्यक्षता की थी सी विजय राघवाचार्य ने की थी। इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 6 है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, सिंधु लिपि पढ़ने का श्रेय का कनिंगम को जाता है। बेनी माधव बरुआ एवं शंकरानंद ने इसको तांत्रिक विधि से पढ़ने की कोशिश की थी। वाडेन ने इसे संस्कृत भाषा माना है। तो यहाँ पर आपको कूट से सही उत्तर का चयन करना है। कथन 1 और 2 सही है, सभी कथन सही है। कथन 2 और 3 सही है, उपरोक्त सभी कथन गलत है। तो यहाँ पर आपने देखा है कौन कौन से पॉइंट सही है और कौन कौन से गलत है। तो पहला यहाँ पर गलत हो जाएगा, सिंधु लिपि पढ़ने का श्रेय कनिंगम को जाता है, ये गलत है। सिंधु लिपि को अब तक नहीं पढ़ा गया है, तो इस कारण से पहला तो गलत हो जाएगा, परंतु दूसरा तीसरा यहाँ पर सही होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कथन 2 और 3 सही हैं। तो यहाँ पर बेनी माधव बरुआ एवं शंकरानंद ने इसको तांत्रिक विधि से पढ़ने की कोशिश की थी और वाल्डेन ने इसे संस्कृत भाषा माना है। अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से मूल कर्तव्यों के संबंध में सत्य हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित हैं और मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए हैं। संसद उपयुक्त विधान द्वारा मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन हेतु स्वतंत्र है। तो राइट होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर जो है तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य लिखे हुए हैं। मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित हैं, ये चीज़ याद रखिए, और मूल कर्तव्य
केवल नागरिकों के लिए ही है और संसद उपयुक्त विधान द्वारा मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन हेतु स्वतंत्र होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 122वें संविधान संशोधन विधेयक पर संसद व आधे राज्य के विधानमंडलों की सहमति के पश्चात 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ और जीएसटी 3 प्रकार का होता है। सही का चयन करना है। तो राइट होगा ऑप्शन ए। केवल यहाँ पर पहला पॉइंट सही है परंतु दूसरा गलत होगा। जीएसटी के जो प्रकार है आप भली भांति जानते हो, 4 प्रकार हैं। तो जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है कि 122वें संविधान संशोधन विधेयक पर संसद व आधे राज्य के विधानमंडलों की सहमति के पश्चात, ये अच्छी लाइन यहाँ पर, इसको पारित किया गया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, आपको गलत नहीं करना है। विंध्याचल, सिंगरौली, डार्लीपाली, दादरी। तो आपने ऑप्शन सी चुना होगा, बिल्कुल सही है। 2 और 4 यहाँ पर सही है। सिंगरौली और दादरी कोयला आधारित बिजली संयंत्र है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, जबकि विंध्याचल मध्य प्रदेश में है और डार्लीपाली ये आपका उड़ीसा राज्य में है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। कथन कारण का प्रश्न है, तो कथन को पढ़ लेते हैं। अभिकथन है बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में काली मर्दा रेगुल का विस्तार है। कारण बुंदेलखंड का पश्चिमी भाग मालवा पठार का विस्तार है। तो यहाँ पर पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। क्या ये इसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं, ये आपको विचार करना है। तो राइट आंसर होगा कि ये इसकी व्याख्या कर रहा है। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे कि मालवा पठार, जो मालवा का पठार है वो किससे बना हुआ है? तो ये बना है दोस्तों बेसाल्ट चट्टानों के लावा से ये बना हुआ है। बेसाल्ट चट्टानों के विघटन से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो इसमें ये थोड़ा सा लॉजिक था, इस कारण से ये इसकी व्याख्या कर रहा है। तो मैंने क्या कहा है कि बुंदेलखंड का पश्चिमी भाग मालवा पठार का विस्तार है और मालवा पठार जो बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है और बेसाल्ट चट्टानों के विघटन से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो इस कारण से ये इसकी व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पर ए राइट था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। जैन संगति से जुड़े हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। द्वितीय जैन संगति में जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 उप संप्रदायों में विभाजित हो गया। तो यहाँ पर कूट के माध्यम से सही का चयन करना है। कथन एक सही है या कथन दोनों सही है? आप देखिए क्या राइट आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर कथन केवल पहले वाला सही है, तो राइट होगा ऑप्शन ए विकल्प। देखिए कथन दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे और प्रथम ही जैन संगति में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 उप संप्रदायों में विभाजित हो गया था। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए, सभी अच्छे प्रश्न हैं एग्जाम की दृष्टि के लिए। और आपको दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर भी कर देना है। ये नहीं सोचना है कि लाइक नहीं करना है, लाइक अवश्य ही करना है आपको। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्यम जयते आदर्श वाक्य का उल्लेख मुंडको उपनिषद में मिलता है। ये कथन आपका सही है। उपनिषदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। तो ये भी यहाँ पर सही है दोस्तों। उपनिषद की संख्या 6 है, नहीं ये गलत हो जाएगा। उपनिषदों की संख्या टोटल तो 108 है, परंतु यदि प्रमाणित देखें तो 11 से 12 है शायद। ठीक है, तो यहाँ पर सत्य कथन का चुनाव करना था, तो पहला दूसरा सही है। ऑप्शन ए विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला अवसादी सेल है, बेसाल्ट आग्नेय सेल है, कौन सा सही है? तो कोयला अवसादी सेल का ही उदाहरण होता है, तो पहला तो कन्फर्म है। बेसाल्ट
पिछली क्लास में बताया था, यदि आपने देखी होगी, ये आग्नेय शैल का ही उदाहरण है। तो यहाँ पर सी विकल्प राइट रहेगा। 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी एंडीज पर्वत में स्थित है? ओजस, डेल, सलाडो, कोटोपेक्सी, लास्कर, संगे। तो राइट होगा ऑप्शन डी विकल्प। तो याद कर लेना है कि ज्वालामुखी एंडीज पर्वत में स्थित है ये चारों पॉइंट, कोटोपेक्सी भी, ओजस डेल, सलाडो भी, लास्कर भी और संगे भी। आपको इस क्लास में सभी टॉपिक से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, इसलिए तो जो हमारी क्लास होती है ये सिलेक्टेड प्रश्नों की महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पर आपको केवल सिलेक्टेड और अच्छे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। डोन, सिरदरिया, वोल्गा, यूराल। कौन सी स्थल रुद्र कैस्पियन सागर में आ बहती है? तो कैस्पियन सागर में गिरती है कौन कौन? वोल्गा और यूराल। सी विकल्प यहाँ पर राइट है। इनको हटा दीजिए पहले और दूसरे को। तो कैस्पियन सागर में आकर बहती है वोल्गा और यूराल। प्रश्न नंबर आपका है 16, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान आपको सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में पर्वत है, सूची सेकंड में अवस्थिति है। मैकेंजी पर्वत ये अवस्थित है कनाडा में, 1 का 3 आएगा। और एलबुर्ज ये आपका ईरान में है, बी का 4 है। मैकिले यूएसए में है, सी का 1 आएगा। एलब्रुस रूस में है, तो डी का 2 है। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन सी राइट आंसर है और सभी ने ये सही भी किया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही काल अनुक्रम क्या है? तो काल क्रम के अनुसार आपको इन घटनाओं को लगाना है। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? ये हुआ था 1916 में। द्विवेद शासन का प्रवर्तन 1919 आएगा। और रोलेक्ट अधिनियम ये भी शायद 1919 में ही आया था। और बंग भंग आंदोलन 1905। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। सबसे पहले तो 4th पॉइंट आएगा और 4th पॉइंट के बाद में 1 आएगा। तो ऑप्शन बी में यहाँ पर सही से मेंशन किया हुआ है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी विकल्प। परंतु यहाँ पर इनके मंथ याद कर लेने हैं आपको। जैसे कि द्विवेद शासन का प्रवर्तन ये था दिसंबर 1919 और आपका रोलेक्ट अधिनियम यह आता मार्च 1919 में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 18। निम्न को उनके काल कर्मानुसार क्रमबद्ध कीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद में प्रस्तुत की गई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आप सभी जानते हो 1951। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था। तो प्रथम बार अवमूल्यन कब किया गया था? लेटेस्ट प्रश्न है ये 1949 में। कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है। और भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना था? तो ये बना था वर्ष 1945 में। तो राइट चुनना है आपको। सबसे पहले 4th पॉइंट आएगा, फिर उसके बाद में 3rd वाला पॉइंट आएगा, फिर आपका 1 आएगा और फिर 2 आएगा। ऑप्शन बी विकल्प यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME योजना के तहत अधिकतम कितना ऋण प्रदान किया जाएगा? 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़। तो इस योजना के तहत 100 करोड़ रुपए प्रदान किया जाएगा ऋण के माध्यम से। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व हाल ही में खोजी गई नई तितली प्रजातियों में कौन सी शामिल नहीं है? तो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में हाल ही में खोजी गई तितली प्रजातियों में कौन शामिल नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, ग्रीन लिप वार बलर, ये इसमें शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 21 है, भारत में लू से संबंधित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा निर्धारित
तापमान क्या है? तो निर्धारित तापमान का आपको चयन करना है। ऑप्शन बी राइट है, 40 डिग्री सेल्सियस मैदानों के लिए है। भारत में लू से संबंधित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा निर्धारित तापमान सीमा याद रखनी 40 डिग्री सेल्सियस मैदानों के लिए है। प्रश्न नंबर 22 है, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किस अधिनियम के तहत निर्धारित की गई है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस अधिनियम के तहत हटाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1967 के तहत। तो एग्जाम में इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं और इस प्रकार के प्रश्नों को सही करना है एग्जाम में। प्रश्न नंबर 23 है, उसके लिए दोस्तों अच्छे से प्रिपरेशन करते हुए चलना है। भारत म्यांमार सीमा के तहत निःशुल्क आवाजाही व्यवस्था के तहत संशोधित सीमा की अधिकतम दूरी कितनी निर्धारित की गई है? भारत म्यांमार सीमा के तहत, वो भी निःशुल्क आवाजाही व्यवस्था के तहत कितनी दूरी तय की गई है? अधिकतम 10 किलोमीटर। सी विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 24 है, भारत के पहले स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार संयंत्र का नाम क्या है? तो इसका नाम है सर्जनम। ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 25 है, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव पारित करने के लिए कितनी विशेष बहुमत आवश्यक होती है? कुल सदस्यों का आधा, 2/3 उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य। तो यहाँ पर बी राइट है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि न्यायाधीश भी आजकल चर्चा में रहते हैं। तो 2/3 उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव पारित करने के लिए इतना बहुमत आपके पास होना चाहिए। प्रश्न नंबर 26 है, टीन खनन के लिए प्रसिद्ध सेलोंगोर और पेराक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो टीन खनन के लिए तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मलेशिया। टीन खनन के लिए प्रसिद्ध हैं सेलांगोर और पेराक क्षेत्र। ये दोनों क्षेत्र जो है मलेशिया देश में स्थित हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चंबल नदी यमुना से इटावा के पास मिलती है, बिल्कुल सही है। शारदा नदी पीलीभीत और नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। सत्य कथन का चुनाव करना है, तो यहाँ पर दोनों ही कथन सत्य हो जाएंगे। शारदा नदी जो है पीलीभीत और नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। प्रश्न नंबर 28 है, अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो अम्ल वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये जो है प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं। तो बी विकल्प यहाँ पर राइट है। ये दोनों ही इसका परफेक्ट कारण है। प्रश्न नंबर 29 है, 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं तो बड़ा विचित्र लगता है। इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि तक सीमित करना है, वो भी 2050 तक। नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में कहा जा रहा है। इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोनों बातें यहाँ पर सही लिखी हुई हैं, ध्यान से देख लीजिए। और उचित लगने पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और कोई पॉइंट अच्छा लगे तो आप उसको नोट भी कर सकते हो ताकि लास्ट समय में आप उसका रिवीजन कर सको। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चुनाव करना है।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत विकसित तथा विकासशील देशों में ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों ओडीएस को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक ही समय सारणी है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत विकासशील देशों को अनुच्छेद 5 देश कहा जाता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत विकासशील देशों को अनुच्छेद 5 देश कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। और पहले वाले में क्या त्रुटि है? पहले वाले पॉइंट में केवल जरा सी त्रुटि है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत विकसित और विकासशील देशों में ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों ओडीएस को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक ही समय सारणी है। ये गलत है, यहाँ पर एक ही समय सारणी नहीं है, अलग अलग समय सारणी है। अलग अलग देश के लिए अलग अलग समय सारणी है, यहाँ पर लिखा होना चाहिए था। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 31। 31वें प्रश्न में क्या कहा गया है देख लीजिए। यहाँ पर वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है कहलाता है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। दोनों में से एक आंसर है, और आपने यदि पहला विकल्प चुना है तो ये सही रहेगा। भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, बर्फ़ से जल बन जाता है और जल से बर्फ़ बन जाता है, तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। 31 का राइट होगा केवल पहला ऑप्शन ही। प्रश्न नंबर 32 है, धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है? अब धातुओं का वह गुण है जिन्हें खींचकर तार बनाए जाते हैं। आघातवर्धनता, शांता, तन्यता, तन्य सामर्थ्य। इसको गलत नहीं करना है, तो उसको कहेंगे तन्यता। तो याद रखना है तय से तन्यता, तय से तार। ठीक है, सी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा। आघातवर्धनता आप सब जानते हो कि धातुओं को पीट पीट करके चादरें बनाई जाती हैं पतली। प्रश्न नंबर है 33। 18वीं शताब्दी में भारत में फ्रांसीसियों के सफल न होने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण था? तो 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसियों का भारत में सफल न होने का एक कारण यहाँ पर आपको देखना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उनकी व्यापार कंपनी फ्रांसीसी सरकार पर बहुत ही अधिक निर्भर थी, ये एक कारण है। प्रश्न नंबर 34 है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है? 5वीं अनुसूची, 6ठी, 10वीं या फिर 4थी? तो राइट होगा ऑप्शन सी, 6ठी अनुसूची। प्रश्न नंबर 35 है, जो कि रीजनिंग का प्रश्न है। निम्नलिखित चित्र में x का मान है, आप करने की कोशिश कीजिएगा। एक अच्छा प्रश्न है। मैथ रीजनिंग भी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं ARO के एग्जाम में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है बीच में, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 81, यहाँ पर 406। तो यहाँ पर कुछ बड़ी वैल्यू आने वाली है और 1 नहीं आएगा। अब आप देखिए इन तीनों में से कोई एक आंसर बनने वाला है। देखिए यहाँ पर इसने इसको कैसे किया है, यदि हम 5 की गुना 3 में कर दें तो कितना आएगा, 3 पंजे 15 और 1 ऐड कर दें तो 16 आपको प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। इसी प्रकार फिर इसने क्या किया है, यहाँ पर 5 की गुना इसने 16 में की है, तो 16 पंजे 80, 80 में 1 जोड़ने पर 81 हो जाएगा। फिर 5 की गुना यहाँ पर इसने 81 में की है, फिर ये 405 हो जाएगा, 405 में 1 जोड़ दीजिएगा। फिर 5 की गुना आप कीजिए 406 में। देखिए यहाँ पर 5 अंक 30 होगा और 4 पंजे 20 होगा और 1 जोड़ दीजिए तो 20 31 2031 राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। कितना लॉजिक वाला प्रश्न था और बेहतरीन प्रश्न था ये। चलिए अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोगों की। प्रश्न नंबर है 36। 59 छात्रों की एक पंक्ति में बाएं से 27वें और दाएं से 29वें छात्र के मध्य में कितने छात्र हैं? आपसे पूछ रहा है कि मध्य कितने छात्र हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए कैसे,
माध्य में पूछा गया है, तो मिडिल में पूछा गया आपसे, तो माध्य में निकालने के लिए आपको 59 छात्रों की एक पंक्ति है, 59 यहाँ पर रखिए, यहाँ माइनस का निशान लगा दीजिए, बाएं और दाएं को यहाँ पर ऐड कर लीजिए, फिर घटा दीजिए। 59 में से आपको 27 और 19 को घटाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 46। तो जैसे ही घटाएंगे यहाँ पर बचेगा आपके पास 13 बचेगा, तो बी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर था। तो इस क्लास में हमने 36 प्रश्न कवर किए हैं। सेशन आपको ज़रा भी अच्छा लगा है तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर तो कीजिएगा, मोटिवेशन आपका रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश में रडार फैक्ट्री, ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है। उत्तर प्रदेश में रडार फैक्ट्री और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। हाल ही में उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट बीजामई गांव में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 400 करोड़ रुपए की लागत से रडार बनाने की फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। यह फैक्ट्री भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही है और देश की रक्षा प्रणाली में सुधार करेगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसे ज़रूर याद रखेंगे कि ये 400 करोड़ रुपए की लागत से रडार बनाने की फैक्ट्री है जो कि स्थापित की जा रही है उत्तर प्रदेश में। इससे क्या होगा, देश की रक्षा प्रणाली में सुधार आएगा, और इस फैक्ट्री को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट बीजामई गांव में। ठीक है, चलिए, तो एक फैक्ट हम आपके लिए प्रत्येक क्लास में लेकर आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से। तो मिलेंगे इसी तरह के प्रश्नों के साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।